स्टार्ट। हाँ तो बच्चों पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था शांति के बारे में, शांति शिक्षा के कॉन्सेप्ट को समझा था। शांति को उसको शिक्षा को समझा था, तो हमने जाना था कि इस प्रकार के हमें मूल्य, कौशल और अभिवृत्तियों का विकास करना है, जिससे हमें उत्तरदायी नागरिक बनने में महत्वपूर्ण योगदान मिले और समाज में एक शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। इस प्रकार के हमने जब बात की, जब मूल्यों, कौशल और वृत्तियों का विकास हो जाता है तो एक व्यक्ति में एक अलग तरह का व्यवहार निर्धारित होता है। जब एक अलग तरह का व्यवहार निर्धारित होता है तो उसके एक व्यक्तित्व कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहा जाता है। आज हम इस जो क्लास में व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व की परिभाषा के बारे में विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा व्यक्तित्व सामाजिक विकास के बारे में बात करेंगे और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर, उसके बारे में, और मुख्य शील गुण क्या है जो कि व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, और व्यक्तित्व का सामाजिकता और शांति में क्या योगदान है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व की जब बात करते हैं तो व्यक्तित्व का जो है, हम नॉर्मल भाषा में हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो जब हमें वो अच्छा लगता है तो कहने लगते हैं कि क्या पर्सनैलिटी है। नॉर्मल भाषा में उसके शारीरिक वेशभूषा को ही देख करके हम कहने लग जाते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। लेकिन ये क्या है? एक संकीर्ण जो है अवधारणा के रूप में हम जान पाते हैं कि व्यक्तित्व है ये। लेकिन अब हम इसके शब्दों पर जाते हैं, व्यक्तित्व के जो कि क्या है, व्यक्तित्व के शाब्दिक अर्थ क्या है। तो व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी से बना है, और पर्सनैलिटी से बना है तो वह बाह्य गुणों या बाह्य आचरण को अंकित करता है। किसी व्यक्ति के जो भी बाह्य गुण है या जो बाह्य आचरण है उसको अंकित करता है। मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है जो बाहरी रूप से, उन सबको ये अंकित करता है। पर्सनैलिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है कि परसोना से बना है। किससे बना है? परसोना से बना है। लैटिन भाषा के परसोना से बना है। तो उसमें कहा जाता है उसका अर्थ है नकाब या मुखौटा। जो परसोना जो शब्द से बना है लैटिन भाषा के से, उसका अर्थ है नकाब या मुखौटा। और परसोना शब्द में जो का अभिप्राय है उस पहनावे या वेशभूषा से था जो पहनकर नाटक के पात्र रंगमंच पर किसी अन्य व्यक्ति का अभिनय करते थे। मतलब जो भी यूनान में पहले व्यक्ति जो रंगमंच पर जो अभिनय करते थे वो क्या है, एक तरह की अलग पहनावा वेशभूषा धारण कर लेते थे, एक तरह से मुखौटा लगा लेते थे। तो उसको हम कहते थे कि जो है पर्सनैलिटी है। तो ये एक तरह से पर्सनैलिटी को क्या है, बाह्य रूप को अंकित करता है, केवल मात्र बाह्य दिखावे मात्र को अंकित करता है। लेकिन ये एक छोटा कॉन्सेप्ट माना जाएगा कि हम केवल बाह्य रूप को या व्यक्ति के बाह्य गुणों को ही केवल व्यक्तित्व का निर्धारण करें तो यह कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक संकीर्ण रूप में होगा। लेकिन जब बात करते हैं व्यक्ति के जो बाह्य गुणों के साथ साथ आंतरिक गुणों का भी हमें विश्लेषण करना पड़ता है। तो आंतरिक जो विश्लेषण करते हैं तो उसके बाद जो हम कहते हैं व्यक्ति से तात्पर्य शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत का ढंग, कार्य व्यवहार जैसे विभिन्न गुणों के समायोजन से लगाया जाता है। जो भी व्यक्ति में जो शारीरिक गठन है उसका, या रंग रूप है, या कोई वेशभूषा है, और बातचीत करने का क्या है उसका ढंग है। अगर अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छी तरह से रह रहा है, अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन वो बातचीत ढंग से नहीं कर रहा है, उसका व्यवहार सही ठीक प्रकार से नहीं है, तो हम उसको जो कहेंगे इसका पर्सनैलिटी जो है व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। तो इसके लिए इसको विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में इसको व्याख्या दी है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। तो व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी क्या है कि जो भी व्यवहार की जो हमारी सारी विशेषताएं हैं वो क्या है, व्यक्तित्व है। व्यवहार की जो व्यक्ति के जो व्यवहार है, वो जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसकी सारी विशेषताएं क्या है, व्यक्तित्व है। यह वुडवर्थ ने कहा है। इसके अलावा वैलेंटाइन ने कहा है व्यक्तिगत जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। मतलब वैलेंटाइन ने कहा कि व्यक्तित्व केवल जो है जन्मजात, जो हमें जन्म से मिली हुई है, जो प्रवृत्तियां हमें जन्म से मिली हुई है, इसके अलावा हमने जो अर्जित की हैं उन दोनों का योग क्या है, व्यक्तित्व है। इसके अलावा सबसे जन्म से कौन कौन सी मिली हुई है सर? जैसे ही जन्म से कौन कौन सी मिली हुई है प्रवृत्तियां? जन्मजात से वंशानुगत कारण होते हैं कि किस प्रकार के जो है भाई वंशानुगत जो माता पिता से जो गुण व्यक्ति में आते हैं वो जन्मजात होते हैं। जैसे किसी में जैसे किसी पिता जो है गुस्सा करता है तो उसके हेरिडिटी के कारण बच्चे में भी आ जाता है।
तो जन्मजात होता है इस प्रकार का। और अर्जित क्या होता है? अर्जित जो हमें बाहरी वातावरण से जो हम अर्जित करते हैं, वो अर्जित प्रवृत्तियों में आ जाता है कि हम उसको से को बाहरी प्रवृत्ति को यानी वातावरण में किस प्रकार के में रह रहे हैं, उसको सुधार भी सकते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। और आल्पोर्ट की जो परिभाषा है सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। जो आल्पोर्ट की परिभाषा आती है तो उसमें कहा गया है व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है। यानी मनोशारीरिक गुणों जो मन के अंदर भी है और जो शारीरिक गुण है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। और ये गत्यात्मक संगठन है मतलब परिवर्तनशील है। कैसा है? परिवर्तनशील है। और जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन निर्धारित करते हैं। ये वातावरण के साथ जो हमारे जो भी सारे जो गुण हैं, हमारे जो व्यक्ति के जो मानव शारीरिक गुण हैं, वो क्या है? वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारण करते हैं। अपूर्व क्यों करते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्ति भिन्नता के कारण अलग अलग व्यक्तित्व होता है, इसलिए उनके जो समायोजन की जो निर्धारण होता है वो अपूर्व होता है। हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। मानव शारीरिक की बात जब बात की जाती है तो उसमें मानसिक शारीरिक दोनों पक्षों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये जो परिभाषा आल्पोर्ट की वो बहुत प्रसिद्ध रही है। और इसकी जो हम परिभाषा का विश्लेषण करते हैं तो इसके अंतर्गत हमने जो शब्द है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है मनोशारीरिक तंत्र। जब मनोशारीरिक तंत्र आता है तो ये मानसिक और शारीरिक दोनों पक्ष होते हैं इसमें। यह ऐसे तत्वों का संगठन होता है जिसमें आपस में जो जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। जैसे मुख्य संवेग है, हमारी जो आदत है या हमारा ज्ञान है या हमारा स्वभाव है या हमारा चरित्र है। तो ये क्या है? हमारे सभी मानसिक गुण हैं। ये क्या है? शारीरिक रूप में तो शारीरिक के साथ जो हम शारीरिक काय के मन के जो भी गुण है वो भी, और शारीरिक जो बाहरी रूप से हमें जो दिखाई दे रहे हैं शरीर के वो पाया जाता है। मतलब संगठन है लेकिन कैसा है? परिवर्तनशील है, गत्यात्मक संगठन है। इसके अलावा बात आती है संगतता। तो संगतता का जो भी गुण होना चाहिए इसमें, इसमें बताया व्यक्ति का व्यवहार दो भिन्न भिन्न अवसरों पर लगभग एक समान हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग जो है परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करे। संगतता कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि कैसी भी परिस्थितियों में व्यक्ति व्यवहार एक ही प्रकार का करे। और दूसरा आगे है वातावरण में अपूर्व समायोजन। जब वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण होता है तो क्या व्यक्ति की जो है गुणों के आधार पर होता है। क्योंकि व्यक्ति विभिन्नता के कारण वातावरण का जो है समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार क्या है? अलग अलग होता है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या होता है? वातावरण समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार और विचार संवेग सब भिन्न होते हैं, जिसके कारण उस वातावरण के साथ उसका समायोजन करने का ढंग प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। जो समायोजन करने का जो ढंग होता है प्रत्येक व्यक्ति में वो क्या है? सबका अलग अलग होता है। क्यों? किसके कारण? व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण। ऐसे ही ये परिभाषा यहाँ तक उस आल्पोर्ट ने दी थी, लेकिन विशिष्ट व्यवहार एवं चिंतन उन्होंने 1961 में इसको अपनी परिभाषा में जोड़ा था कि बोला कि विशिष्ट व्यवहार एवं चिंतन भी होना जरूरी है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जिसे व्यक्ति करता है या सोचता है या उस व्यक्ति की एक विशेषता होती है। और प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है, अपने आप में क्या है? अनूठा है। वह किसी व्यक्ति के बिल्कुल समान नहीं होता, इसलिए उसमें विशिष्ट व्यवहार और चिंतन को भी इसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो है व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व जो है शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत का ढंग, कार्य व्यवहार जैसे विभिन्न गुणों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और इसकी जो भी सारी योग्यताएं, व्यक्ति की सभी योग्यताएं चाहे जन्मजात हो या अर्जित हो, सभी को इसमें शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में। सामाजिक विकास किस प्रकार होना चाहिए व्यक्तित्व का? तो व्यक्तित्व का सामाजिक विकास किस प्रकार होना चाहिए? तो व्यक्तिगत जानते हो तुम, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि समाज की इकाई भी है। क्या है? एक समाज की इकाई भी है। जब भी जन्म लेता है और जब तक मृत्यु पर्यंत तक वो क्या है? समाज में ही रहता है और समाज का एक अंग या समाज की संरचना का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि तुम जानते हो बच्चा जब जन्म लेता है तो वो ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, लेकिन बाद की जो परिस्थितियां होती है उसको
सामाजिक और असामाजिक व्यवहार विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। जब सामाजिक परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं कि शिशु समाज के नियमों और नैतिक मानकों को आसानी से सीख लेता है, तो कहा जाता है व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष या पहलू का विकास ढंग से हुआ है। अगर जो है सामाजिक पक्ष या नैतिक पक्ष का जो है विकास अगर ठीक प्रकार से नहीं हुआ तो कहा जाता है कि सामाजिक गुणों का विकास नहीं हुआ है और सामाजिक गण बच्चे का अधूरा है। इसलिए इसमें बताया गया कि जो प्रथम 6 साल होती है बच्चे की, उसी में जो व्यक्तित्व के सामाजिक और असामाजिक व्यवहार की नींव पड़ती है और वो विभिन्न परिस्थितियों में रह करके और आगे जो भी व्यवहार जिस प्रकार की परिस्थितियों में रहता है उसके जो है किस प्रकार का व्यवहार करेगा वो उसकी परिस्थितियां निर्भर करती हैं कि वह जिस प्रकार के वातावरण में वह रहता है। ये दो परिस्थितियां एक तरह से उसको प्रभावित करती हैं, एक तो घरेलू परिस्थिति होती है और दूसरी एक पास पड़ोस की परिस्थिति होती है, स्कूल पर होता है। घरेलू परिस्थिति में जो बालक माता पिता भाई बहन परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके साथ अंतःक्रिया करके सामाजिक अनुभूति प्राप्त करता है। उनके साथ जो परिवार के जो भी सदस्य हैं, चाहे माता पिता हो चाहे भाई बहन हो या कोई भी हो, उसके साथ क्या करता है जब अंतःक्रिया करता है तो सामाजिक अनुभूति प्राप्त करता है और उसको वो संतोष प्रदान करती हैं। अगर बालक के साथ अगर स्वस्थ अंतःक्रिया नहीं होती है तो उनमें सामाजिक समायोजन काफी अच्छा नहीं होगा या उनमें सामाजिक विकास अच्छा नहीं होगा। उनमें नकारात्मक का भाव पैदा हो जाएगा, जो भाव जो व्याप्त हो जाएगा, नकारात्मकता आ जाएगी। इसलिए परिवार के अलावा जब बात करते हैं बाह्य परिस्थितियों का, तो जब व्यक्ति का जो बाहर पास पड़ोस में या स्कूल के जो बच्चों के साथ मिलता है तो उनके साथ भी उसके जो है परिस्थितियों में उसके जो सामाजिकता के समायोजन में महत्वपूर्ण वो भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसके साथ जो है सामूहिकता की भावना, इसके अलावा एक सहयोगी उपयोगी नागरिक बनाने में इसको महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त करते हैं। अब संक्षिप्त में रूप में कहा जाए कि व्यक्तित्व के सामाजिक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया पक्ष से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। तो सामाजिक विकास किससे, व्यक्तित्व का सामाजिक विकास किसे कहा जाएगा, उस प्रक्रिया से कहा जाएगा जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं और रुचियों पर नियंत्रण करता है। जो सामाजिक परिस्थितियां उसी के अनुरूप जो उसकी जो आवश्यकता है या उसकी रुचियां हैं उन पर नियंत्रण करता है। दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। जो दूसरों जो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जो उसके उत्तरदायित्व है उनको अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजन संबंध स्थापित करता है। वो अन्य व्यक्तियों के साथ जो समायोजन स्थापित जो सामाजिक संबंध है उनको स्थापित करता है प्रभावपूर्ण तरीके से। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य सहयोगी उपयोगी और कुशल नागरिक बन जाता है। जब सामाजिक विकास होता है तभी व्यक्ति समाज का एक अच्छा उपयोगी और सहयोगी और कुशल नागरिक बन सकता है। अगर सामाजिक विकास नहीं हुआ होगा तो वह सहयोगी उपयोगी और कुशल नागरिक नहीं बन सकता है। ये बताया घर परिवार पड़ोस मित्र मंडली विद्यालय समुदाय जनसंचार साधन बालक के सामाजिक विकास में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये प्रकार के जो ये घर है परिवार है पड़ोस है विद्यालय है समुदाय जनसंचार साधन है, ये क्या सामाजिक विकास में सामाजिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बात करते हैं हम जन के व्यक्तित्व को प्रभावित जो करते हैं उनका निर्धारण करते हैं तो हमने बताया जन्मजात होती है कुछ तो यानी वंशानुगत कारक होते हैं, एक दूसरा होता है वातावरणीय कारक। जब वंशानुगत बात की जाती है वंशानुक्रम की बात की जाती है तो व्यक्ति बालक की जन्मजात शक्तियों को प्रदान करता है। जो जन्मजात शक्ति है उनको क्या कहता है वंशानुक्रम के द्वारा उसको प्राप्त होती हैं, लेकिन वो वातावरण में रहता है तो उस परिस्थितियों को उन शक्तियों को क्या करता है वो विकसित करता है। इसलिए व्यक्तित्व को विकास में जन्मजात कारक और या वंशानुगत कारक कह सकते हैं और वातावरण कारकों का प्रमुख योगदान है। जो तुम्हारे जो मुख्य सिलेबस में वातावरण जो कारक हैं तो व्यक्तित्व के विकास में वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि तुम जानते हो वातावरण क्या है, वातावरण की अगर बात की जाए तो वातावरण हमारे चारों ओर जो उपस्थित परिस्थितियों से है, जो हमारे चारों तरफ जो आसपास जो भी दिखाई देता है वो क्या है वातावरण है। वातावरण को पर्यावरण के समावेश उसमें भी माना जा सकता है पर्यावरण रूप में कि पर्यावरण चारों ओर का आवरण। जब वातावरण का विस्तार क्या है असीमित होता है, इसके अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां आ जाती हैं जो प्राणी को किसी रूप में प्रभावित करती हैं। जब इसके अंतर्गत हम बात करते हैं जो प्रमुख जो
प्रभावित करने वाले जो मुख्य है परिवार है। सबसे पहले क्या करता है वातावरण के रूप में, जब हम प्रभावित कारकों की बात करते हैं तो परिवार है सबसे पहले क्या करता है, परिवार ही उसको प्रभावित करता है। परिवार किस प्रकार होता है, तुम जानते हो कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या है, तो वो सामाजिक, आपने बताया कि सामाजिक नहीं होता है, लेकिन जब परिवार में रहता है तो भिन्न प्रकार की अंतरक्रिया करता है जो परिवार के सदस्यों के साथ, और बालक के व्यक्तित्व पर जन्म से ही प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। बालक जन्म से ही सामाजिक प्राणी होता है। सबसे पहले परिवारजनों को जब संपर्क में आता है तो पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उसके वातावरण व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ना जरूरी है। परिवार के लोगों में अगर लाड़, प्यार, ईर्ष्या या द्वेष, तिरस्कार आदि का प्रभाव होता है तो क्या बालक पर प्रभाव अच्छा पड़ता है। अगर परिवार में कलह होगी या संघर्षपूर्ण जीवन शैली होगी तो वहाँ क्या होगा, तो बालक का जो सामाजिक जीवन है वह ठीक प्रकार से नहीं होगा। इसलिए कहते हैं माँ प्रथम गुरु होती है, तो माँ के द्वारा जो बच्चा अनुकरण के द्वारा ही सीखता है, माँ का जो भी करती है उसको अनुकरण द्वारा करता है। क्योंकि तुमने देखा होगा शिवाजी माता के जो अनुकरण करने के बाद ही जो है प्रमुख जो है जो सुधारक बने थे जो तुम्हारे। इसके अलावा जब बात करते हैं परिवारजनों के अन्य जो भी व्यक्ति महत्वाकांक्षा, रुचि या दृष्टिकोण रखते हैं, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति आदि की बालकों में व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो एक जो विचारक हैं, जो विद्वान थे, उन्होंने रॉस स्टेनर, उन्होंने कहा था कि जो माता पिता अपने बालकों को अत्यधिक दंड देते हैं, जो माता पिता अपने बालकों को अत्यधिक दंड देते हैं, उनके बालक विद्रोही, अपराधी, दीनहीन, दुआ स्वप्न देखने वाले गुमसुम होते हैं। मतलब जो अत्यधिक दंड देते हैं उनके बच्चे क्या होते हैं, विद्रोही होते हैं, अपराधी होते हैं, वो गुमसुम रहते हैं। बाहर से तो नम्र होंगे, अगर मार की डर से क्या है या दंड की डर से वो बाहर से तो नम्र दिखाई देंगे, लेकिन क्या है वो अंदर ही अंदर माता पिता के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। तो इसलिए जो सिरिल बर्ट थे उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने अध्ययन किया था कि 60% बालक जो है अपराधी या भगोड़े थे, उनमें से परिवार जो जिन परिवारों से आए थे उनकी जो है परिवारों का वातावरण क्या था, दोषपूर्ण था, मतलब अच्छा वातावरण नहीं था। जो कि 60% बच्चों में उन्होंने अध्ययन किया कि वो ज्यादातर अपराधी और भगोड़े थे। इसलिए व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से देखा जाए तो परिवार वातावरण प्रेम पूर्वक और सहानुभूति पूर्व होना चाहिए, जिससे कि बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास हो सके और शांति स्थापित की जा सके। अब दूसरा आता है पास पड़ोस। पास पड़ोस का भी जो व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पास पड़ोस के कारण बच्चों में अनुशासन की भावना आती है, समझदारी आती है, उत्तरदायित्व की भावना आती है, आत्मसम्मान आदि इन सभी गुणों का विकास होता है। तो इसलिए हमें पास पड़ोस की जो होता है, तो पास पड़ोस किस प्रकार का होना चाहिए, तो पास पड़ोस क्या है, अच्छा होना चाहिए, मतलब पास पड़ोस का जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पास पड़ोस में अपराधी हो, चोर हो, झगड़ालू हो, ये इस प्रकार के लोग रहते हैं, तो बच्चों में उसका अनुकरण करते हैं तो उसी प्रकार की प्रवृत्ति धारण कर लेते हैं। कहते हैं ना कि जिस प्रकार का वातावरण होता है उसी प्रकार जो व्यक्ति बनता है। तो पास पड़ोस में जो भी अगर है तो अपने जो भी पास पड़ोस में ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों में अच्छे गुणों को जो विकसित कर सके, समझदारी, उत्तरदायित्व, अनुशासन है, समूह की भावना है, इस प्रकार की चीजों को अगर विकसित कर सकता है तो वो क्या है, पास पड़ोस अच्छा है। अगर चोर, झगड़ालू लोग, इस प्रकार के लोग अगर विकसित होंगे तो क्या होगा, जो पास पड़ोस अच्छा नहीं होगा। और तीसरा आता है विद्यालय। विद्यालय का भी प्रभाव पड़ता है कि विद्यालय अच्छा वातावरण विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता को अधिक विकसित करता है। अगर विद्यालय का अच्छा वातावरण नहीं होगा तो विद्यालय में जो बच्चे की बौद्धिक क्षमता है वह अधिक विकसित नहीं हो सकती। क्योंकि तुम जानते हो विद्यालय में जब जाते हैं बच्चे, तो विद्यालय में जब बच्चे जाते हैं तो उनका जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सम्वेगात्मक, संज्ञानात्मक सभी प्रकार के जो है विकास होता है। जब सभी प्रकार का विकास होता है तो वातावरण जो उसका विद्यालय का अच्छा होना चाहिए। विद्यालय में बच्चा जो है सहपाठियों के व्यवहार को भी देखता है, तो बात उससे क्या होता है
विद्यालय की प्रवृत्ति में भागने की जो प्रवृत्ति होती है, उपलब्धि होती है, उसमें क्या है, अपरिणाम में अच्छा होता है। अगर टीचर अच्छा होता है, शिक्षक अच्छा होता है या उसके सहपाठी अच्छे होते हैं तो उसमें विभिन्न गुणों का विकास होता है। क्योंकि विद्यालय में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश के बालक आते हैं, जिनसे मिलकर बालक के सामाजिक की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। विभिन्न प्रकार के जो परिवेश से जब बालक आते हैं तो उसमें एक दूसरे को समझने की और सामाजिकता की भावना का विकास होता है। और सामाजिक भावना का विकास होता है तो इससे क्या होता है, तो बच्चे के जो बौद्धिक है, अपना शैक्षिक है, नैतिक है, संवेगात्मक है, मानसिक है, विकास, सभी प्रकार का इसमें विकास होता है। अगर उसके बात करते हैं आर्थिक स्थिति का, परिवार में अगर आर्थिक स्थिति भी बालक की जो है व्यक्तित्व पर, विकास पर प्रभाव डालती है। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो बच्चे में सकारात्मक गुण जो है विकसित होते हैं। अगर आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो परिवार के बच्चों में क्या होता है, हीन भावना आ जाती है। भावना एक तरह से वो अपने आप को कुंठित समझते हैं। ये स्टैगनर ने इसमें गरीब परिवारों के छात्रों की तुलना में ऐसे परिवारों से की जो अच्छी संपन्न थे, तो उन्होंने पाया कि इस प्रकार के बच्चों में, गरीब परिवार के छात्रों में हीनता का भाव, सामवेगिक अस्थिरता, शर्मीलापन और सामाजिक अगुवाई की कमी पाई गई। तो उन्होंने देखा कि जब तक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तब तक जो है बच्चों में सामाजिकता का, मतलब विभिन्न प्रकार के अच्छे गुणों का विकास नहीं हो सकता है। इस प्रकार समाज का, बालक के सामाजिकरण में परिवार के साथ साथ समाज की भी भूमिका को स्वीकार किया गया है। तो समाज के रूप में अधिकांश लोग समाज के विरुद्ध कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें समाज के दंड का भय रहता है। जिस प्रकार के समाज में रहता है तो उस प्रकार की वह क्रियाएं करती हैं। अगर अच्छा समाज होगा तो अपने आप को उसी अनुकूल विकसित कर लेता है, अगर बुरा समाज होगा तो उसके अनुकूल विकसित कर लेता है। तो इसलिए समाज का भी जो है महत्वपूर्ण योगदान है व्यक्तित्व के विकास में। फिर आता है संस्कृति का विकास, संस्कृति का प्रभाव। संस्कृति के अंतर्गत तुम जानते हो रीति रिवाज आते हैं, परंपराएं आती हैं, आदत आती हैं, व्यवहार के मानक हैं, रहन सहन है, ये सभी कुछ आ जाता है। क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है जिससे वो समाज पहचाना जाता है। जिस व्यक्ति जिस समाज में जन्म लेता है, समाज की संस्कृति व्यक्ति की संस्कृति हो जाती है। संस्कृति का प्रभाव उसके व्यवहार और व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसलिए माना जाता है व्यक्तित्व संस्कृति का आईना है। इसमें कहा गया है व्यक्तित्व संस्कृति का आईना है। तो जो भी हमारी संस्कृति में जो भी रीति रिवाज है, परंपराएं, आदतें, व्यवहार है, वो व्यक्ति में आ जाती हैं और उसी हिसाब से उसका व्यक्तित्व निर्धारण होता है या उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। फिर आता है जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम जो रेडियो है, दूरदर्शन है, पत्रिकाएं, समाचार पत्र है, इंटरनेट है, इस प्रकार की जो भी चीज है, जो जनसंचार के माध्यम है, उनका भी प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। क्योंकि जिस प्रकार की वो चीजों को वहां देखेगा, जिस प्रकार की, उसी प्रकार की चीजों को वो अनुकरण करता है। प्राचीन काल की बात की जाए तो आध्यात्मिक चीजों को मीडिया के द्वारा या उनके द्वारा दिखाया जाता था, लेकिन आजकल सभी प्रकार की चीजों को दिखाया जा रहा है। तो बच्चे में, उसके व्यक्तित्व में उसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ अच्छी चीजों को अगर वो देखता है तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, और बुरी चीजों को देखता है तो बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये व्यक्तित्व के विकास में वातावरण का प्रभाव है, जो कि परिवार है, पास पड़ोस है, विद्यालय है, आर्थिक स्थिति है, समाज है, संस्कृति है, जनसंचार है, ये क्या करते हैं, बच्चों उसमें व्यक्तित्व में प्रभाव डालते हैं, व्यक्तित्व बनाने में मुख्य सहयोगियां उनका निर्धारण करते हैं। अब बात करते हैं, जो शांति की बात आती है तो व्यक्तित्व में कुछ शील गुण होने चाहिए। जो व्यक्तित्व के शील गुण है, तो शील गुण क्या है, जो मुख्य शील गुण है उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात जानते हैं शील गुण क्या है। शील गुण का सामान्य अर्थ होता है व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन। जो व्यक्ति की जो व्यवहार करता है उसी का वर्णन होता है, उसी के द्वारा उनका वर्णन होता है। शील गुण से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करने वाली उन संज्ञाओं से है जो व्यवहार के संगत एवं अपेक्षाकृत स्थायी रूप से अभिव्यक्त करती हैं। मतलब संज्ञा के रूप में इनको जो लिया जा सकता है, जो व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करती हैं, उनकी जो संगत और अपेक्षाकृत स्थायी, जो शील गुण है क्या है, संगत होना चाहिए और स्थायी होना चाहिए। इसने इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि अलग परिस्थिति में
व्यक्ति अलग व्यवहार करे और दूसरी परिस्थिति में अलग व्यवहार करे। संगत होना चाहिए, में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसको लगातार प्रत्येक परिस्थिति में एक प्रकार से करना चाहिए। अगर सील गुण की बात की जाए तो मुख्य सील गुण है जैसे ईमानदारी है, कर्तव्य निष्ठा है, इसके अलावा सहयोग है, परोपकार है, सत्य बोलना, ये आदि सील गुण है जो व्यक्ति में होने चाहिए। तो अगर संक्षेप में कहा जाए तो सील गुण ऐसी आदत है या व्यवहार है या गुण है जो स्थायी होता है। कैसा होता है? सील गुण कैसा होता है? स्थायी होता है, या व्यवहार या गुण है जो स्थायी होता है और जिसकी वजह से आप जाने जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी की बात की जाए, महात्मा गांधी में सील गुण जो है कौन सा था? अहिंसा का था। अगर अहिंसा की बात की जाए तो महात्मा गांधी का नाम अपने आप ही आ जाता है। तो इस प्रकार के जो है सील गुण से व्यक्तियों की पहचान होती है। कोस्टा मैक्र के ने 1989 में की, होवन ने 1987 में, नौलल्ला एवं कोमरे 1987 में इन शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया और जो है इनके जो प्रमुख 5 गुण उन्होंने सील के बताए और उनके बारे में आपस में सहमति बनाई। तो 5 प्रमुख गुण होने चाहिए व्यक्तित्व के, जो सील गुण है वो 5 प्रमुख हैं, वही हर एक व्यक्ति में होना चाहिए जो कि सामाजिकता को या व्यक्ति को समाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से हैं इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो व्यक्तित्व के प्रमुख सील गुण में आते हैं, 5 सील गुण में बात आती है। तो पहला है अनुभूतियों का खुलापन, दूसरा है चैतन्यता, तीसरा है भयमुक्तता, चौथा है सहमति जन्यता और 5वां है स्नायु विकृति। जब बात होती है पहला अनुभूतियों का खुलापन, तो अनुभूतियों का खुलापन किस प्रकार होना चाहिए ये जानने के लिए हमें कुछ लक्षण हमने उसके आगे बताए हैं। तो अनुभूतियों का खुलापन होगा, व्यक्ति कैसा होगा? संवेदनशील होगा, काल्पनिक होगा, इसके अलावा बौद्धिक और होगा, सभ्य होगा और शिष्ट होगा। अनुभूतियों का जब खुलापन होगा, इस प्रकार की जो अनुभूतियां होंगी खुलापन होगा। अनुभूतियों के खुलापन की बात की जाए तो क्या होता है? तो परंपरागत चीजों को नहीं देखता है, वो क्या है? अपने अनुभव के आधार पर चीजों को देखता है। और जैसे अब हमारे समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा, बालिकाओं के साथ विवाह शुरू से होता आ रहा है, लेकिन अगर उन अपने अनुभव के द्वारा उन चीजों को वो बदलना चाहता है या उन परंपरा को स्वीकार नहीं करता है, तो कहेंगे हम उसके अनुभव के प्रति उसका खुलापन हुआ है, उसमें ये गुण विकसित हुआ है। अगर उन्हीं परंपराओं को वह धारण कर लेता है तो कहा जाएगा कि उसमें इन अनुभूति का जो खुलापन विकसित नहीं हुआ है। इसलिए इसमें संवेदनशील, ऐसे व्यक्ति में संवेदनशीलता होनी चाहिए। काल्पनिक, बौद्धिक, सभ्य, शिष्ट होते हैं, तो उनमें कहा जाता है कि जो है ये जो है ये व्यक्ति जो है अच्छे होते हैं, मतलब इनका व्यवहार जो है अच्छा होगा। और अगर दूसरी तरफ अगर ये काफी असंवेदनशील होंगे या रूखे या संकीर्ण व्यवहार करेंगे या असभ्य होंगे या अशिष्ट व्यवहार होंगे, तो वो इस चीज में नहीं माना जाएगा कि अनुभूतियों का व्यवहार में खुलापन नहीं माना जाएगा। क्योंकि हर चीज को देखने के 2 पहलू होते हैं, 2 विमा होती हैं। तो पहली विमा में अगर बात की जाए, अगर व्यक्ति में संवेदनशीलता है, काल्पनिक है, बौद्धिक है, सभ्य है, शिष्ट है, तो कहेंगे कि ये अनुभूतियों का खुलापन सही प्रकार से उसका हुआ है। अगर उसमें दूसरी तरफ अगर असंवेदनशीलता है, रूखा है, संकीर्ण है, असभ्य है, अशिष्ट है, व्यवहार संबंधित सिलगुण दिखाता है, तो कहेंगे उसमें अनुभूतियों का खुलापन सही प्रकार से नहीं हुआ है। और दूसरा बात करते हैं चैतन्यता। तो चैतन्यता की बात आती है तो व्यक्ति क्या है? ये भी प्रमुख गुण है, सील गुण है। तो ये व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को प्रदर्शित करता है। क्योंकि एक चैतन्य व्यक्ति है जो सोच समझ कर कोई कार्य करता है, और एक अचैतन्य व्यक्ति में जो कार्य व्यवहार देखा जाता है या कार्य करने का तरीका देखा जाता है, तो क्या है? अलग होता है। चैतन्य पूर्ण व्यवहार जो वे करता है, जो होता है, या चैतन्य पूर्ण रूप से सोचकर कोई काम करता है, तो क्या है? वो व्यवस्थित व्यवहार करेगा, व्यवस्थित व्यवहार करेगा। और चैतन्यता से रहित होगा तो वो क्या है? अव्यवस्थित व्यवहार करेगा। जैसे उदाहरण के लिए लें कि अगर व्यक्ति कोई विद्यालय जाता है, अपने बच्चे को जो प्रवेश लेने के लिए जाता है, अगर वो अध्यापक रोकता है, उसको कहता है ये अनुसूचित जाति का है,
यदि वो व्यक्ति चैतन्य से संपन्न होगा तो वो कहेगा कि हमारे संविधान में किसी शिक्षण संस्था में बच्चों को प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता, और यहाँ तक भी कहेगा कि अनुसूचित जाति के लिए व्यक्तियों के लिए विशेष प्रबंध है, इसलिए विद्यालय में प्रवेश पाना मेरा अधिकार प्रथम है। तो इस प्रकार के अगर वो उदाहरण है कि मतलब उसके प्रति खिलाफ मैंने अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ता है, तो चैतन्य होता है, मैंने कॉन्शियसनेस होता है उसके अंतर्गत, तो वह इस चीजों में व्यक्तित्व में उसका प्रभाव पड़ता है। अगर वो चैतन्य नहीं होगा तो वह इस प्रकार की क्रियाओं को नहीं करेगा। जो प्रमुख है चैतन्य की जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है? अनुशासित व्यक्ति आत्मानुशासित होता है, मतलब उसमें स्वानुशासन की भावना होती है, स्वानुशासन की भावना होती है। दूसरा उत्तरदायी होता है, सावधान होता है और काफी सोच विचार कर व्यवहार करता है। वो जो है काफी सोच विचार करके व्यवहार करता है, बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करता है। इसके अलावा जब बात करते हैं हम आगे बहिर्मुखता, जब बहिर्मुखता की बात आती है तो बहिर्मुखता होता है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन जो मनोवैज्ञानिक आधार पर जो यंग थे उन्होंने दो रूप में जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। पहला किया था बहिर्मुखता, दूसरा अंतर्मुखता, मतलब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में किया था। इसके अलावा जब बहिर्मुखता की बात आती है तो जो उसमें जो प्रमुख गुण है उसमें होता है कि वो व्यक्ति बाहरी व्यवहार के आधार पर पहचाना जाता है। उसमें बहिर्मुखता का गुण ना होगा तो वो क्या व्यक्ति सामाजिक नहीं होगा। एक सामाजिक व्यक्ति होने के लिए बहिर्मुख व्यक्तित्व होना आवश्यक है। जैसे सामाजिक उसके जो गुण है वो क्या है? सामाजिक है, सामाजिक होता है, मजाकिया होता है, स्नेहपूर्ण होता है, बातूनी होता है। तो इस प्रकार के गुण जब उसमें होते हैं तो वो कहा जाता है ये बहिर्मुखता से युक्त है, इसका व्यक्तित्व बहिर्मुखता से युक्त है। अगर दूसरी परिस्थिति में अगर वही बात की जाए, अगर उसमें गंभीर, रूखापन, शांत, सचेत रहने आदि शील गुण होंगे तो वो कहा जाएगा उसमें बहिर्मुखता का विकास नहीं हुआ है। इसलिए इन दोनों इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्तित्व का विकास करना है तो व्यक्ति को बहिर्मुख होना चाहिए, मतलब एक्सट्रोवर्जन होना चाहिए। दूसरा आगे बात करते हैं सहमति जन्यता। सहमति जन्यता की बात करते हैं पांच, चौथा जो शील गुण है उसके अंतर्गत व्यक्ति में सहमति देने की इच्छा होनी चाहिए। मतलब कोई कार्य है तो उसमें शंका नहीं होनी चाहिए, शंका का भाव उसके अंतर्गत नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए, संवेदनशीलता का भाव रहना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कहें, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने मदद मांगने जाता है और कहता है कि उसके बच्चे का स्वास्थ्य खराब है तो उसकी चिकित्सा के लिए पैसों की आवश्यकता है, तो अगर उसमें सामने वाले व्यक्ति में सहमति जन्यता का गुण होगा तो वह उसकी तुरंत पैसे दे देगा, मदद कर देगा। अगर उसमें सहमति जन्यता का गुण नहीं होगा तो वह व्यक्ति जो है उसकी मदद नहीं करेगा। इसलिए क्या सहमति जन्यता का गुण है वो आदर्श व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि कोई भी अगर शंका होगी या कोई कुतर्क होगा तो वो क्या है व्यक्तित्व को खराब करता है। तो इसलिए सहमति जन्यता का गुण व्यक्ति में अवश्य होना चाहिए। तो सहमति जन्यता नहीं होगी तो व्यक्ति क्या होगा? असहयोगी होगा, सहयोग नहीं करेगा। दूसरा शंकालु होगा, चिड़चिड़ा होगा, जिद्दी होगा, बेरहम होगा, इस प्रकार में व्यवहार करता है। और सहमति जन्यता के अंतर्गत जो व्यक्ति अगर उसके अंतर्गत ये गुण होता है तो उसमें सहयोग की भावना, विश्वासी होता है, सामने वाले में विश्वास करता है, उदार होता है, सीधा साधा होता है और उत्तम प्रकृति का होता है। अब बात करते हैं अगले पांचवें जो पॉइंट की, तो वो है स्नायु विकृति, न्यूरोटिसिज्म। जब स्नायु विकृति की बात आती है तो स्नायु विकृति क्या है? स्नायु ये क्या व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसका संबंध मानसिक और संवेगों की स्थिति से होता है। व्यक्ति में मानसिक और संवेग की क्या स्थिति है उसके आधार पर इसका निर्धारण होता है। अगर एक व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है, उदाहरण के रूप में अगर समझें, अगर व्यक्ति को क्रोध आसानी से आ जाता है और छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है तो माना जाएगा उसमें स्नायु विकृति की दिशा अधिक प्रभावी
है। स्नायु विकृति की दशा अधिक प्रभावी है क्योंकि वह बात बात पर गुस्सा कर रहा है और छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोधित हो जाता है। जब सामने अगर व्यक्ति में ये स्नायु विकृति होती है तो क्या करता है, वो काफी शांत होता है, संतुलित होता है और रोग भ्रमी होता है और विचारों से अपने आप को मुक्त पाता है। तो इस प्रकार ये स्नायु विकृति का गुण भी जो है उसमें होना चाहिए क्योंकि ज्यादा संवेगों की, जब संवेग अधिक सक्रिय हो जाते हैं तो उसमें इस प्रकार के गुण जो है विकसित हो जाते हैं। तो इसलिए सामूहिक रूप से काफी उत्तेजित, असंतुलित, रोग भ्रमी विचारों से घिरा हुआ व्यक्ति सही नहीं रहता है। जो स्नायु विकृति के रूप में अगर हम बात करते हैं 5 प्रमुख शील गुण जो बताए थे, जो कि रॉबर्ट कोस्टा और मैकक्रके द्वारा इनका अध्ययन किया गया था। ये प्रमुख 5 गुण जो है बताए गए जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में असामाजिकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आगे व्यक्तित्व की सामाजिकता एवं शांति। व्यक्तित्व की सामाजिकता शांति की बात की जाती है तो व्यक्तित्व में हमने बताया कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। जिस समाज में रहता है उसी समाज के अनुरूप अपने आप को ढालता है। जब उसमें सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है तो वो समाज उपयोगी हो जाता है। अगर सामाजिक गुणों का विकास नहीं होगा तो वो समाज उपयोगी नहीं हो सकता है। तो किस प्रकार समाज उपयोगी के लिए क्या क्या उसके अंतर्गत होना चाहिए, अपने व्यक्तित्व में उन चीजों को उसको धारण करना चाहिए जिससे कि शांति स्थापित हो। सबसे पहले आता है संवेगात्मक स्थिरता एवं शांति। व्यक्ति में संवेगात्मक स्थिरता दोनों पे आ जाती है। इसलिए जब संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं तो समाज में प्रतिष्ठा स्थान प्राप्त होता है। अगर उनके द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वो समाज के अनुकूलन होती है। संवेगात्मक स्थिरता को व्यक्तित्व के सामाजिक गुण के रूप में महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि उस समाज में शांति अधिक होगी और शांतिपूर्ण संभावना अधिक होने के कारण और दूसरों से विवाद नहीं करता है और दूसरों के संवेगों का हमेशा जो है सम्मान करता है। तो संवेगात्मक स्थिरता का होना जरूरी है। अगर समाज में शांति स्थापित करनी है तो संवेगात्मक स्थिरता होना चाहिए। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए क्योंकि रूढ़िवादी परंपराएं हमारे समाज में अशांति फैलाती हैं। अगर रूढ़िवादी परंपराएं चलती रहीं तो क्या है, अशांति फैलाती हैं और आपस में शत्रुता का भाव पैदा करती हैं। इन परंपराओं को समाप्त करने के लिए समाज में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति में क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना जरूरी है जिससे वह समाज में जो भी समस्या है उनका समाधान आसानी से कर सकता है। जैसे जातिवाद की भावना एक रूढ़िवादी है, लेकिन मानवतावादी दृष्टिकोण अपना करके जो कि आधुनिक और वैज्ञानिक है उसको अपना करके वो समाज में शांति स्थापित कर सकता है। तीसरा है सांस्कृतिक विकास एवं शांति। तो संस्कृति समाज का अंग होती है और भारतीय संस्कृति के कुछ तत्व या व्यक्तित्व में भारतीयों में दृष्टिगोचर होते हैं। जब हमने बताया कि जो भारतीय संस्कृति के प्रमुख मूल्य थे या गुण थे उनको व्यक्ति में मानवता, आध्यात्मिकता, नैतिकता आती है। अगर इन चीजों के अगर विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, उसके अंदर संस्कृति के जो गुण हैं उनका विकास हो जाता है। प्राचीन मूल्यों की बात किया जाए, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम, इन सब प्रकार की जो है उसमें विकसित हो जाते हैं तो वो क्या करता है, समाज में शांति बनाए रखने में सहयोगी होता है। शांति का वातावरण उसके अंतर्गत बना रहता है। फिर आता है समूह भावना। समूह भावना के अंतर्गत देखा जाता है कि परिवार में जब संयुक्त रूप से परिवार रहता है तो उसमें क्या है, प्रेम भाव होता है। जब संयुक्त रूप से प्रेम भाव होता है तो उसी को देखते हुए उसमें क्या है, बच्चे में समूह की भावना उत्पन्न होती है। ऐसे ही जब बच्चों से मिलता है या अपने पास पड़ोस में मिलता है तो वहां भी समूह की भावना का वो विकसित करता है। जब समूह की भावना अगर उसमें आ जाएगी, अब किसी के अंतर्गत विकसित हो जाएगी, किसी व्यक्ति के अंतर्गत, तो समाज में शांति प्रक्रिया स्थायी रूप से हो जाएगी और फिर व्यक्ति एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, हमेशा सहयोग की भावना या समूह भावना बना करके ही रहेगा। आगे आता है अनुकूलन एवं शांति। अनुकूलन एवं शांति की बात करें तो मानवीय, तुम जानते हो कि प्रत्येक व्यक्ति का जो है अलग अलग जो है
भिन्नताएं होती हैं, हर एक व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, उसी के अनुसार अनुकूलन करता है। लेकिन जब हमें अनुकूलन की जो क्षमता अगर विकसित हो जाती है कि प्रत्येक परिस्थिति में हम अनुकूलन करने के योग्य हो जाते हैं, तो व्यक्ति में क्या होता है, टकराव की संभावना कम होती है, क्योंकि जो है दूसरों के साथ आसानी से समायोजित हो जाते हैं कि वो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन कर लेते हैं। तो क्या होता है, उनमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं, तो समाज में शांति की व्यवस्था बनी रहती है। फिर आता है चिंतन एवं शांति। चिंतन एवं शांति की बात की जाए तो व्यक्तित्व में चिंतन का गुण होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति किसी भी तथ्य पर बिना चिंतन करे उसके निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है, या उसका जो चिंतन ही उसके कार्य और व्यवहार को निर्धारित करता है। अगर वो चिंतन उसके अंतर्गत होगा, चिंतन का गुण अगर उसके अंतर्गत होगा, तो वह कभी भी अशांति की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देगा, और चिंतन मनन के द्वारा व्यक्तित्व की जो सामाजिकता उसको बनाए रखेगा। क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में न तो कभी समस्याएं रहती है और न कभी किसी को अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसलिए चिंतन मनन के द्वारा ही व्यक्ति का अगर कार्य और व्यवहार निश्चित होता है, तो वह सभी कार्यों को चिंतन मनन करने के बाद ही करता है, जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे और समाज में अशांति की स्थिति उत्पन्न ना हो। आगे आता है कर्तव्य निष्ठा एवं शांति। यह व्यक्तित्व का गुण, यह भी सामाजिकता से ही संबंधित है, क्योंकि व्यक्ति कर्म के प्रति जो अनुराग रखते हैं, यानी कर्म को अपने को निष्ठा पूर्वक करते हैं, तो वो क्या समाज उपयोगी कार्य में लग जाते हैं। समाज उपयोगी कार्य भी उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। जब समाज उपयोगी कार्य किए जाते हैं तो समाज में पूर्ण प्रतिष्ठा संभव होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए अपने अपने कार्यों में लगा होना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा का गुण व्यक्तित्व में होना जरूरी है। इससे अशांति का वातावरण नहीं पैदा होगा और सर्वत्र शांति बनी रहेगी, मतलब समाज में शांति की जो स्थापना हो जाएगी। अब बात आते हैं सार्वजनिक हित एवं शांति। सार्वजनिक हित की बात की जाती है तो व्यक्ति को क्या है, स्वहित के स्थान पर, जो अपने हित के स्थान पर सामाजिक हित को महत्व प्रदान करना चाहिए, जिससे समाज का भला हो। समाज में जब सामाजिक हित की भावना व्यक्तित्व की सामाजिकता को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करती है। जिस समाज में सार्वजनिक हित की सोच वाले व्यक्ति को निवास करते हैं, वहां स्वहित न्यून हो जाता है और अशांति का कारण स्वहित होता है। अधिकतर जो अशांति का कारण क्या होता है, स्वहित होता है। इस प्रकार सार्वजनिक हित से संपन्न व्यक्तित्व वाले नागरिकों को समाज में स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करना चाहिए। अब आता है सामाजिक मूल्य एवं शांति। तो जिस समाज में व्यक्ति रह रहा है उसमें सामाजिक मूल्यों का समावेश होना जरूरी है। व्यक्तियों में प्रेम, सहयोग, उदारता, परोपकार जैसे सामाजिक मूल्य हैं, उनका समावेश होना चाहिए। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व सामाजिक मूल्यों से संपन्न हो जाता है, तो वो क्या है, जिस प्रकार के समाज में रहता है तो उस प्रकार के समाज में शांति की स्थिति मानी जाती है, क्योंकि तो सामाजिक मूल्य समाज को नवीन दिशा प्रदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार कहा जाता है तो सामाजिक शांति व्यक्तित्व की है, तो इसमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। संवेदनात्मक स्थिरता हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, सांस्कृतिक विकास हो, समूह भावना हो, अनुकूलन हो, चिंतन हो, कर्तव्य निष्ठा हो, सार्वजनिक हित हो, सामाजिक मूल्य हो। जब अंत की बात की जाए, क्योंकि तुम जानते हो शांति शिक्षा दी जा रही है, तो शांति शिक्षा का जो मुख्य आधार यही है कि व्यक्ति में ऐसे कौशल, अभिवृत्ति, मूल्यों का जो है समावेश करना है कि वह दूसरों के साथ मिलजुल कर आसानी से रह सके। क्योंकि व्यक्ति, जब बात की जाती है व्यक्ति सर्वोत्तम प्राणी है, तो व्यक्ति सर्वोत्तम प्राणी केवल अपने शरीर बल या बुद्धि बल के द्वारा नहीं है, क्योंकि उसके अंतर्गत नीति बल और सामाजिक मर्यादा भी है, और जो कि मानव सभ्यता का प्रमुख आधार है। जब सामाजिक और नैतिक जीवन मानव सभ्यता के अभिन्न अंग होते हैं, तो वातावरण में शिक्षा एवं संस्कार से पुष्ट होता है, और पर जो स्वावलंबन का जो मानवीय चेहरा है, जो निर्भरता है,
वो समाज के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। जब तक हम समाज में रह रहे हैं तब तक हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य आत्मनिर्भर बन करके नहीं कहा जा सकता। जब शांति की बात की जाती है तो शांति जो मुख्यतः तभी स्थापित की जाएगी जब प्रमुख रूप से उसमें सामाजिक मतलब व्यक्ति का सामाजिकरण हो, व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास हो। ठीक है, ओके। हेलो, हाँ नरेंद्र सर, हाँ हो गया चैप्टर क्लियर? रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, एंड करूं? हाँ ठीक है। हाँ स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, किसी नहीं है किस सर। प्रकार की कोई क्वेरी तो नहीं है?